नमस्कार, आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो। और आज के हमारे इस शो में हमारे मेहमान भी बहुत विशेष हैं। ये ऐसे मेहमान हैं जिनको किसी तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तारुफ करवाना फिर भी मेरा फ़र्ज़ है। तो आज मुकेश राजपूत शो के विशेष मेहमान हैं राव इंद्रजीत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एकदम सुबह सुबह का ये समय है और आप पूरे तरीके से तैयारी के साथ निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। कैसी हवा चल रही है? हवा तो गर्म चल रही है। चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम के अलावा भी मौसम गर्म है जी। और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब से हमने शुरू किया है, दिन प्रतिदिन हमारी भी लहर तेज़ी पकड़ रही है। जी। अभी तो जो ये इलाका है, इसमें आपको बब्बर शहर के तौर पर लोग कहते हैं, गांव में शहरों में, कि राव इंद्रजीत सिंह हैं, बब्बर शहर हैं। छठी बार आप तैयारी में हैं। बब्बर शहर के समक्ष इस बार राज बब्बर को उतारा है, तो कह रहे हैं रास्ता और थोड़ा साफ हो गया, आसान हो गया। देखो, ये तो परसेप्शन लोगों के अंदर है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस ने बाद के अंदर उतारा है, काफ़ी लेट उतारा है जी। और मंथन करने में बहुत टाइम जब गुजार दिया, तो ऐसा लोगों को महसूस होने लगा कि कोई अच्छा कैंडिडेट लोकल यहाँ पर का इनको नहीं मिल रहा है। और जो फिर कैंडिडेट उन्होंने उतारा भी है, वैसे तो मैं उनको उस टाइम से जानता हूँ जब हम और वो इकट्ठे लोकसभा के अंदर एमपी थे। भले आदमी हैं जी, लेकिन उनको यहाँ पर अपनी पैठ जमाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आमतौर पे यूपी से लड़ा करते थे। जी। हाँ, यूपी के वो कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, एक्टर हाँ। बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन जो राव साहब की पकड़ है, वो कहते हैं कि सिर्फ इसी वाली कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है, बल्कि जो 7 लगती कंस्टिट्यूएंसी है, महेंद्रगढ़ भिवानी, वहाँ पर भी अच्छा दबदबा है वोट बैंक का। तो अभी ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दा फिर से बनाया जा रहा है 2014 की तरह, 19 की तरह, ये चुनाव एक नेतृत्व का चुनाव है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव है। उम्मीदवार तो इसमें भूमिका निभा ही रहे हैं। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, सहमत हैं कि हमारी पार्टी अगर सत्तासीन हुई है 2014 के अंदर, तो नरेंद्र भाई मोदी को नेतृत्व सौंपा गया, प्रधानमंत्री के तौर पे उनको डिक्लेयर किया गया। जब भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में पूरे तौर के ऊपर आस्था जमाई है। पहली बार अनेक दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने रंग के ऊपर मेजॉरिटी प्राप्त हुई थी 14 के अंदर। जी। तो मोदी की वजह से हुई थी। और 19 के अंदर भी जो उन्होंने किया है, तो पहले जो मेजॉरिटी थी उसको लांग करके 303 सीट पब्लिक ने मोदी को दिए, मोदी सरकार को दिए। तो इस बार तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, वो नारा। और दूसरा जो जैसा आप बता रहे हैं कि 2019 में तो माहौल ऐसा बन गया था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, सांसद तो खुद बन जाएंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने सांसद बनवाए। अक्सर जो है सांसद प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो इस बार वो जो हवा है या जो तापमान है बरकरार है, या क्योंकि 10 साल हो गए हैं तो उम्मीदवारों को भी मेहनत करने की ज़रूरत है। 10 साल पार्टी ने जो काम किया है ना, आज के दिन उसका भी महत्व होगा। केवल सिर्फ मोदी सरकार बनाने के ऊपर नहीं, मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं, भारत को विकसित बनाने के अंदर उन्होंने कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है, कितना एम्स के ऊपर खर्च किया है, कितना रोडवेज़ और रेलवेज़ को बढ़ोतरी देने के अंदर खर्च किया है। ये भी मुद्दे रहेंगे। मोदी जी को तो दोबारा बनाना चाहती ही है जनता, लेकिन साथ साथ 10 साल के बाद वो ये भी पूछेगी कि तुमने 10 साल में क्या किए हैं। और करने के काम हमने बहुत किए हैं। 370 धारा से लेकर के राम मंदिर तक लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले चल के, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए कोई ना कोई स्कीम ऐसी बनाई है जिससे उनको लाभ हो। 80 करोड़ लोग कोविड के बाद, जैसे दूसरी बार मोदी सरकार आई थी तो एकदम से कोविड आ गया था। अब याद करो, 2-3 साल तक तो कोविड के अंदर ही हम फंसे रहे। तो 80 करोड़ लोगों को हम खाना पीना दे रहे हैं पिछले 50 वर्ष से, और 27 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो ये सारा का सारा इसका मतलब फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। अभी कोविड के बाद फ्री खाना वितरण शुरू किया। अब उसको आपने जैसे बताया 2027 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन कुछ पार्टीज़ जो फ्रीबीज कही जाती हैं, आम आदमी पार्टी, उनको हम मना करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये उससे डिफरेंट कैसे है?
ये देखो, हमने हमने लोगों को इसलिए दिया है कि उनका रोज़गार छिन गया था कोविड की वजह से, और उसको किसी को हम भूखा तो मरने नहीं देते ना। हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं, खाने पीने के हैं, तो उस तौर के ऊपर हमने लोगों को ये राशन मुहैया कराया है। और जो दूसरे लोग देते हैं वो तो सिर्फ इस तौर के ऊपर देने की सोचते हैं कि हमारे को किसी तरह से ये सत्तासीन दोबारा से पब्लिक कर दे। इसलिए हमारी तो मजबूरी थी, हम अपने देश के लोगों को भूखा थोड़ी मरने दे सकते थे। अभी जो आपका संसदीय क्षेत्र है गुरुग्राम है, और जब गुरुग्राम को देखते हैं तो इसका कंपैरिजन यूरोप की किसी सिटी से आप कर सकते हैं, दुबई से कर सकते हैं, यूएस से कर सकते हैं। वहीं पर कंट्रास्ट फिर नूह मेवात भी है। तो ये जो खाई है इसको भरने के लिए अगले 5 साल में आपके क्या प्लान्स हैं? हमने एक तो शुरुआत जो करी है मेवात के लिए, वो ये करी है कि वहाँ उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब फोकस हो गया। जो भारत के अंदर 112 डिस्ट्रिक्ट हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए हैं, वो मेरा ही महकमा था, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, उनके माध्यम से। और इसका बड़ा अच्छा मतलब रिस्पांस आया है कि जो नई यंग एज की ब्यूरोक्रेसी है उनको वहाँ पोस्ट करते हैं, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि उनकी आगे तरक्की हो, अपनी ACR वगैरह अच्छी हो। तो उस एक तो हमने ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है पिछले मेरे ख्याल से 7-8 साल से मेवात को एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है। मेवात के अंदर हमने रेल दौड़ानी चाही थी, कांग्रेस के टाइम नहीं दौड़ा सके थे, क्योंकि कांग्रेस के टाइम के अंदर रेल बजट और फाइनेंशियल बजट दोनों अलग अलग हुआ करते थे। हमारी सरकार ने उसको इकट्ठा कर दिया और उसकी माली हालत सुधरी है रेलवेज़ की। पहले ना सुधरने की वजह से हम ये योजना लागू नहीं कर सकते थे, अब सुधरने के बाद हमने ये योजना लागू करी है। मेवात का जो ताउडू एरिया है, ताउडू एरिया के अंदर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी पहुंच रही है, मतलब पैसेंजर रेल है ये, और ये 5,600 करोड़ रुपए से KMP के साथ साथ बगल बगल से घूमती हुई जाएगी कुंडली, मानेसर, पलवल तक। ये कब तक शुरू हो जाएगी? क्योंकि वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। आपने वादा किया था नहीं हो गया कि गाड़ी की सीटी सुनाई देगी। तो नहीं, गाड़ी की सीटी ऑलरेडी सुन रही है। गाड़ी की सीटी जो ऑलरेडी सुन रही है वो है डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की गाड़ी, मालगाड़ी का। वो 2 लाख करोड़ रुपए का योजना है जो दिल्ली से और मुंबई तक जाता है मालगाड़ी का। उसका एक एरिया मेवात के अंदर भी आता है, ताउडू एरिया के अंदर, तो वहाँ तो इसकी सिटी बज रही है और रेल ट्रैक भी लग गया। मैं तो पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन भी आज के दिन चालू करने के लिए स्कीम जारी है, पैसा लग रहा है उसके ऊपर, दिन पे काम हो रहा है। एक जो और दूसरी है जिसका हमारी सरकार ने प्रावधान किया था कि भाई हम मेवात को गुड़गांव, नूह, फिरोजपुर, झिरका और अलवर को हम रेल लाइन से जोड़ेंगे, उधर पलवल को जोड़ेंगे। तो उसके लिए भी हमने 2 साल पहले जो बजट आया था हमारा, उसके अंदर अपने खाता खोल दिया। पहले उसकी निरीक्षण हो ही गई थी कि हाँ ये फीजिबल है और इसको करना चाहिए, लेकिन उस टाइम जब पैसा नहीं था तो हम इसको कुछ उसके ऊपर अमल नहीं ला पाए थे। पर लेकिन 2 साल पहले जो बजट आया था, इससे पिछला वाला जो था, उसके अंदर इसके लिए हमने खाता खोल दिया है, और अगले 5 साल के अंदर पैसेंजर ट्रेन हम मेवात के उन क्षेत्रों को भी दे देंगे जिन्होंने कभी आज तक रेल की सीटी नहीं सुनी। जी, अभी जो ये इलाका है, ये जैसा मैंने बताया कि भारत के सबसे डेवलप्ड इलाकों में से एक है। जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं, नेशनल हाईवेज़ बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं, IT हब बन गया है। तकरीबन सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपके इलाके में आना चाहती हैं या आ चुकी हैं। इनको लेकर आगे और कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि अधिक से अधिक जो विदेशी निवेश है उसको भारत की ओर खींचा जाए, हरियाणा की ओर खींचा जाए? देखो, जहाँ तक ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये तो खुद सक्षम हैं अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, और जो भी ये कंपनीज़ चाहती हैं वो भारत सरकार की तरफ से ये खुद ब खुद अप्रोच कर सकती है। इनकी क्षमता है अप्रोच करने की, इनका असर है, इनकी वेट है, क्योंकि ये भारत के कोष के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा देती है। गुड़गांव से अकेले हमारे को भी 65 to 75% कोष के अंदर गुड़गांव अकेले से जाता है, जिसमें इंडस्ट्री भी आ गई है, सर्विसेज भी आ गई है, सब चीज़ आ गई है। हमारी जो चिंता गुड़गांव के अंदर की आज के दिन है, वो नए गुड़गांव की तो चलो संभाल लेंगे, लोग समर्थ हैं, सक्षम हैं, अप्रोचेबल
सरकार के साथ उनका अप्रोच है। लेकिन जो दूसरे पुराने गुड़गांव के बाशिंदे हैं और जो उसके इर्द गिर्द जो गांव नए गुड़गांव की डेवलपमेंट के अंदर भिज गए हैं, उनको सुविधा मुहैया करने का मेरी मंशा है। जैसे क्या सुविधाएं देना चाहेंगे? ये जो गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, गुड़गांव का ये हमारा कॉरपोरेशन बनाया है, ये हमारी ये योजना थी, हमारी सोच थी कि गुड़गांव के अंदर जो पैसा उत्पन्न होता है, अब 1000 करोड़ के करीब हमारा गुड़गांव का बजट है इसका कॉरपोरेशन का, लेकिन 2 करोड़ से फालतू खर्च करना चाहे अगर कोई कॉरपोरेटर या मेयर, तो उसको फाइल चंडीगढ़ भेजनी पड़ती है और चंडीगढ़ से वो पड़ी रहती है ठंडे बस्ते के अंदर, काम हो नहीं पाता है। जब तक वो कोई बाबू वहाँ पे क्लियर नहीं करेगा तब तक यहाँ काम नहीं होगा। तो यहाँ महत्व जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है वो गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस बन गई, इतना बड़ा पैसा हरियाणा सरकार वसूल कर रही है, वो नहीं है। और 74th अमेंडमेंट आज से कोई 20 साल पहले भारत सरकार ने लोकसभा में पास करी थी, 74th और 75th अमेंडमेंट। उसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनका ज़िला परिषद, ब्लॉक समितियाँ, और जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ या कॉरपोरेशन, इनको फुल अधिकार दिया जाए। हाँ, यहाँ यूपी में दिया हुआ है, राजस्थान में दिया हुआ है। तो अगली लड़ाई अगर हमारी होगी, हमारे जो मतलब हम करेंगे, हम डिक्लेयर, मेरी तरफ से ये योजना होगी कि हमारे को ये 74th और 75th अमेंडमेंट पूरे तौर पे हरियाणा में लागू करनी चाहिए। चंडीगढ़ से रिमोट कंट्रोल से हम देश के सोने देने वाली या प्रदेश के सोने देने वाली मुर्गी को नहीं चला सकते, गुडगुडी नहीं बजा सकते। तो ये मेरा अगला योजना रहेगी। अभी क्योंकि जैसे गुरुग्राम की हम बात कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारी तारीफ़ हैं ये धरी की धरी रह जाती हैं जब मानसून का मौसम आता है। तो यहाँ पर किश्तियों से कई बार ट्रैवल करना पड़ता है। इतनी बढ़िया सिटी बन गई है, सीवरेज का इंतज़ाम प्रॉपर अभी तक नहीं हो पाया। मैं आपसे सहमत हूँ कि ये समस्या हमारे सर के ऊपर आ खड़ी होती है हर साल। जो दावे होते हैं सिरे नहीं चढ़ते कि भी ये ठीक हुआ है। इसके लिए हमारे को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। गुड़गांव जब डेवलप हो रहा था 2000, मैं समझता हूँ 7-8 से लेकर के और 14-15 तक लाइसेंसेस काटे गए। गुड़गांव की ज़मीन को काट करके लाइसेंस काट भी दे करके बेच दिया। डेवलपर्स बन गए, सैकड़ों डेवलपर्स बन गए। जो लोकल डेवलपर था, जिसकी ज़मीन थी, उसको भी अगर अपनी ज़मीन डेवलप करनी थी तो कोई ना कोई एक्सपर्ट को चाहिए था। तो एक्सपर्ट के नाते लाइसेंस आता था, और उसको छोटा सा हिस्सा मिलता था। जो जिसकी ज़मीन थी दादा लाई, उसको तो छोटा सा हिस्सा मिलता था। ज़्यादा मुनाफा डेवलपर को मिलता था, ज़्यादा मुनाफा हरियाणा सरकार को मिलता था। उस टाइम की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी नहीं। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हमारी तो 14 में आई है। तो जो ये काट के बेचने की योजना सरकार ने पैसा जमा करने के लिए करी थी, उसके अंदर जो पेरिनियल या जो वाटरवेज थे, उनके ऊपर भी इन्होंने लाइसेंसेस सैंक्शन कर दिए। और उसके ऊपर अब इमारतें बन गई, बिल्डिंग बन गई, ह्यूज हाई राइजेस बन गए। तो जो नेचुरल वाटर फ्लो हुआ करता था वो रुक गया। और वो मतलब अब सिर्फ ये रास्ता ढूंढ रहे कि भाई इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ना तो इधर से पानी को ले जाओ, उसको नहीं तोड़ना तो इधर से पानी ले जाओ। अब हमने ये एक सोच लिया है कि हम एक दिल्ली बॉर्डर के पास, नजफगढ़ के पास जितना भी ये पानी है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी सारी लेक बना देंगे जी। मतलब सैकड़ों एकड़ के अंदर, 100-125 एकड़ के अंदर एक लेक बना देंगे। अब पानी का रास्ता तो सिर्फ वही था ना कि नजफगढ़ ड्रेन के अंदर पहुंचाओ, बादशाहपुर ड्रेन से नजफगढ़ ड्रेन तक पहुंचाने का रास्ता था, वो छोटी हो गई। उस टाइम के अंदर इंजीनियर्स ने भी ये गलती करी कि जो ड्रेन बनाता है उसका पैंदा तो कम से कम कच्चा होना चाहिए, नीचे चला जाए। अब इन्होंने क्या किया, उसको पैंदे को भी सीमेंटेड कर दिया, पानी जा ही नहीं पाता, पानी नीचे जज्ब भी नहीं हो पाता, और पानी का लेवल भी काफ़ी नीचे चला गया। और ऊपर से इन्होंने उसके ऊपर ठोक दी, एक रूफ ठोक दी। तो जो बीच में गैप होती है साफ़ करने वाली, उसके अंदर लोग प्लास्टिक डाल देते हैं, गंदा कपड़ा डाल देते हैं, वो रुक जाती है। तो ये मतलब समस्या थोड़ी प्लानिंग के अंदर ये रही है। पर ये लेवल जो आप बता रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट अ नेशनल इशू, दिस इज़ अ लोकल हरियाणा सरकार का इशू। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स जो होंगे, आज के दिन जब वो वोट दे रहे हैं,
वो देश को निर्माण के लिए दे रहे हैं, जी। मोदी को वोट दे रहे हैं, देश के अंदर क्या काम किया उसके अंदर दे रहे हैं। ये जो इश्यूज़ हैं, जो गंदगी के और पानी के, ये लोकल इश्यूज़ हमारे को हरियाणा सरकार को संभालने होंगे। इसके लिए हम चर्चा करेंगे जब हरियाणा सरकार का इलेक्शन आएगा। जी बिल्कुल, अभी तो मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो इलेक्शन है ये तो मोदी वर्सेस राहुल इलेक्शन है, नेशनल इलेक्शन। जी, तो इसमें ये मुद्दे नहीं रहेंगे क्योंकि आज आपकी काफ़ी सारी सभाएं हैं, मैं लिस्ट देख रहा था, आपको काफ़ी जगह जाके संबोधित करना है। आखिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने दोनों पार्टीज़ को देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है, हाँ। दोनों को डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? देखो, क्योंकि बहुत सारे अब कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने तो जो उनके कदावर नेता थे, धीरे धीरे उनको तराश करके बौना कर दिया, भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतना कोई भारी सिलसिला था ही नहीं। आज से 10 साल पहले तक तो कभी वो मतलब अपनी फुल मेजॉरिटी मेजॉरिटी में आ ही नहीं सकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदा होने लग रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया था वो भगवान करे हमारी पार्टी ना करे, नहीं तो हमारे को भी आगे इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप विजयी बन के लौटें और देश की तरक्की में अपना रोल अदा करें। आपने सूर्य समाचार के साथ बातचीत की, हमारे शो के लिए समय निकाला, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मुकेश राजपूत शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।